मैं आपको पीडीएफ शेयर कर लूंगा उसके साथ, क्योंकि मेन जो मुझे आज कराना है दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। तो जब फ्लूइड फ्लो करता है ना, तो टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो है, टाइप ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो जब लिक्विड फ्लो करेगा तो उसको दो तरह से आप उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होगा स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब है ऑर्डर्ड फ्लो, बिल्कुल एक लाइन में लिक्विड फ्लो कर रहा होगा, इसे आप कहेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो को आप लैमिनर फ्लो भी कहते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो इज ऑल्सो नोन एज लैमिनर फ्लो। और एक और फ्लो होता है, इसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अब इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये, स्ट्रीमलाइन फ्लो इज ऑर्डर्ड फ्लो, लिक्विड बिल्कुल ऑर्डर में जा रहा होगा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को फॉलो कर रहा होगा। टर्बुलेंट रैंडम फ्लो, किसी डेफिनेट पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे रैंडम फ्लो, इस रैंडम फ्लो को आप टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। जैसा अगर आपने मिक्सी के जार में कुछ लिक्विड डाल दिया और जैसे आपने उसे रोटेट करना शुरू किया, तो वहां जो फ्लो होगा दैट फ्लो इज टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट डिसाइड करने के लिए हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं, जैसे एक टर्म यूज करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी एक वो वैल्यू है वेलोसिटी की जिस वेलोसिटी तक फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा। अगर लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी को एक्सीड कर जाती है, तो जो फ्लो होगा दैट फ्लो इज टर्बुलेंट। सो इफ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, if velocity of liquid is less than critical velocity, is less than, बहुत हल्के चल रहा है भाई, ये वो चीजें जो आपसे कोई पूछेगा नहीं, बस डेफिनेशन से मैं जल्दी से कवर कर कर बर्नौलीज पर आ जाऊंगा। बर्नौलीज इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। is less than or equal to critical velocity, then flow is streamline। जब तक वेलोसिटी क्रिटिकल से कम है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन है, अदरवाइज ये टर्बुलेंट हो जाता है। इसे जल्दी से लिख लो, मुझे 10 मिनट के अंदर ही सारी डेफिनेशन खत्म कर देनी है। नहीं सामिया, पूरा फिनिश नहीं होगा, बट बर्नौलीज इज द मेजर टॉपिक, इसके बाद सिर्फ आपका सरफेस टेंशन रह जाता है। सो दैट वी विल फिनिश टुमारो, कल खत्म ही। आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं दैट्स फ्रॉम बर्नौलीज बेसिकली, उसको आज हम खत्म कर लेंगे। चलिए लिख लिया आप लोगों ने? गुड। अच्छा नहीं कर रहा मैं, रब लिख लीजिए, लिख लीजिए। जी कल कंप्लीट हो जाएगी। शायद वेलोसिटी है, सिंपल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से अगर लिक्विड जा रहा है तो जो फ्लो होगा, वेलोसिटी है। मान लीजिए एक लिक्विड जा रहा है, इसकी मैं कह रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड एक वैल्यू है, इस वैल्यू से कम अगर वेलोसिटी है लिक्विड की तो फ्लो स्ट्रीमलाइन रहेगा। अगर 10 मीटर पर सेकेंड के ऊपर चली गई वेलोसिटी तो ये टर्बुलेंट हो जाएगा। ये 10 क्रिटिकल वैल्यू है। ये क्रिटिकल वेलोसिटी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसका एक्सप्रेशन भी डायमेंशनल एनालिसिस से आता है, इट्स के ईटा बाय रो आर। ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऐसे आप कैलकुलेट करते हैं। आर इज द रेडियस ऑफ ट्यूब, the radius of tube, and rho is the density। तो यहां से आपने किसी भी लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसके लिए क्रिटिक के कांस्टेंट है, जो फ्लूइड्स पे डिपेंड करेगा, जो आपको पाइप दिया हुआ है उस पाइप के लिए के की वैल्यू देगा। तो जो आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके लिए आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे।
मान लीजिए वेलोसिटी 10 आ गई तो 10 से पहले तक स्ट्रीमलाइन होगा, 10 के बाद टर्बुलेंट हो जाएगा, बस ये। चलिए इतना लिखिए, फिर इसके बाद एक और रेनॉल्ड्स नंबर, जल्दी जल्दी लिखते रहो। जब तक बर्नौलीज नहीं आ रहा थोड़ा थोड़ा तेजी से लिखिए। बर्नौलीज से फिर हम एकदम से स्पीड कम कर देंगे, बर्नौलीज इज इंपॉर्टेंट। चलो ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है रेनॉल्ड्स नंबर। देखिए रेनॉल्ड्स नंबर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट्स अ प्योर नंबर, डायमेंशनलेस पैरामीटर। रेनॉल्ड्स नंबर इज अ प्योर नंबर which determine the nature of flow. ये रेनॉल्ड्स नंबर डिसाइड करेगा, जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी डिसाइड कर रही थी, ऐसी रेनॉल्ड्स नंबर डिसाइड करेगा कि फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट। रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करने का तरीका है, रेनॉल्ड्स नंबर इज इट्स रो into d into velocity of the liquid divided by coefficient of viscosity. This rho is the density of liquid. This d is the diameter of pipe, जिस पाइप से भी लिक्विड फ्लो कर रहा है। v is velocity of liquid and eta is coefficient of viscosity. तो अगर एक लिक्विड मान लीजिए किसी पाइप से फ्लो कर रहा है, आपको पता है कि लिक्विड की डेंसिटी क्या है, आपको पता है कि पाइप का डायमीटर क्या है, वेलोसिटी क्या है लिक्विड की, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, आपने रेनॉल्ड्स नंबर ले लिया। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 0 और 1000 के बीच में, तो आप कहेंगे फ्लो स्ट्रीमलाइन या लैमिनर। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 हो जाती है, तो आप कहेंगे फ्लो आपका टर्बुलेंट है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से लेकर 2000 के बीच में है, तो आपका जो फ्लो है अनस्टेडी है। अनस्टेडी मीन्स स्ट्रीमलाइन होता है, कभी टर्बुलेंट हो जाता है, चेंज करता रहता है। अनस्टेडी शिफ्ट होता रहता है स्ट्रीमलाइन से लेकर टर्बुलेंट तक। स्ट्रीमलाइन से लेकर टर्बुलेंट तक ये फ्लो शिफ्ट चेंज होता रहेगा, कभी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, कभी टर्बुलेंट हो जाएगा। इतना लिख लीजिए। भाई लिखा इतना आपने। कैपिटल डी, कैपिटल डी। रेनॉल्ड्स नंबर के बाद नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन समझने के लिए आपको रेट ऑफ फ्लो समझ में आना चाहिए कि रेट ऑफ फ्लो का क्या मतलब है। क्वांटिटी इक्वेशन आप तभी समझोगे जब आपको रेट ऑफ फ्लो पता होगा। रेट ऑफ फ्लो जो होता है दैट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड।
एक सेकंड में लिक्विड का जितना भी वॉल्यूम फ्लो कर जाता है उसे आप रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। मैं आपसे कहता हूँ एक सेकंड में 10 लीटर पानी फ्लो कर गया तो रेट ऑफ फ्लो 10 लीटर पर सेकंड। जो भी वॉल्यूम फ्लो कर जाएगा एक सेकंड में उसे रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहती है कि अगर एक पाइप है, ये पाइप गिवन है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है। तो पहले समझ लो क्वांटिटी इक्वेशन है क्या, फिर इसका रिलेशन लिख देंगे। ये कहता है अगर एक सेकंड में यहाँ 3 मीटर क्यूब वाटर एंटर कर गया, मीन जो वॉल्यूम एंटर कर रहा है इन 1 सेकेंड दैट्स 3 मीटर क्यूब, तो इन 1 सेकेंड एग्जैक्टली 3 मीटर क्यूब लीव भी कर जाएगा, दैट्स क्वांटिटी इक्वेशन। कहता है अगर 3 मीटर क्यूब एंटर करता है तो 3 मीटर क्यूब लीव भी कर जाएगा। बस फर्क ये होगा यहाँ जब एंटर करेगा तो ज्यादा स्पीड से जाएगा, यहाँ पहुंचते पहुंचते स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा सेम टाइम के। दैट इज क्वांटिटी इक्वेशन। क्वांटिटी इक्वेशन कहता है कि रेट ऑफ फ्लो जो होगा फ्लूइड का, दैट रेट ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट। रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट रहता है, इसी को कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करने का तरीका है, रेट ऑफ फ्लो इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। Rate of flow is its area of cross section multiplied by velocity, which is constant. आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ पाइप है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है तो वेलोसिटी V1 है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, लिक्विड जो जा रहा है इसकी वेलोसिटी V2 है। रेट ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट, दैट मींस A1 V1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू A2 V2। A1 V1 is equal to A2 V2, that's rate of flow कांस्टेंट होगा, जितना वॉल्यूम एक सेकंड में एंटर करेगा उतना वॉल्यूम एक सेकंड में बाहर निकल जाएगा, दैट्स क्वांटिटी इक्वेशन। तो मैं लिख देता हूं इसे अलग से भी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड, जी सवाल है स्लो होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड is equal to volume of liquid leaving per second। तो एक सेकंड में जितना वॉल्यूम एंटर कर जाएगा एक सेकंड में उतना ही वॉल्यूम लीव कर जाएगा, दैट इज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। इसे लिख लीजिए। तो देखिए यहां से आपको क्या मिलेगा, ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, तो आप लिख सकते हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जहां एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगी, तो अगर A2 इसमें ज्यादा है देन A1, सो V2 विल बी लेस देन V1। जहां नैरो एंड होगा वहां लिक्विड ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा। बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन, एक पाइप है उससे पानी आ रहा है, आपने थंब लिया और पाइप का काफी पोर्शन कवर कर दिया, है ना, अंगूठा लगा दो पाइप पर तो एकदम से स्पीड बढ़ जाती है। तो आपके अंगूठा लगाने से हुआ कि आपने एरिया कम कर दिया, पाइप का एरिया कम करने की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सो दैट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी इक्वेशन। एरिया वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे।
लिखिए मांशु। नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ एनर्जीज इन अ फ्लूइड। देखिए फ्लूइड में कितने टाइप की एनर्जीज होंगी। एक फ्लूइड में तीन तरह की एनर्जीज होती हैं। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, तो जैसे सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसी ही फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, सो पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच। और एक और एनर्जी होती है, फ्लूइड में प्रेशर होता है। फ्लूइड के प्रेशर की वजह से भी एक एनर्जी आती है जिसे हम प्रेशर एनर्जी कहते हैं। प्रेशर एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका है, प्रेशर एनर्जी पीई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम फ्लो कर गया, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो, जितना फ्लूइड का वॉल्यूम फ्लो कर गया उससे मल्टीप्लाई कर दिए, दैट विल बी योर प्रेशर एनर्जी। ये दोनों तो सॉलिड्स में भी होती है, सिर्फ एक ये नई एनर्जी है जो फ्लूइड में आती है प्रेशर की वजह से। फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करता है, उस प्रेशर की वजह से एक एनर्जी आएगी विच इज नोन एज प्रेशर एनर्जी। इतना लिखिए, फिर बर्नौलीज स्टार्ट करते हैं कि बर्नौलीज है क्या चीज। इतना लिख लो, फिर बर्नौलीज शुरू करते हैं। चलिए देखिए बर्नौलीज से। नाम लिख देंगे, शायद नाम लिख देंगे। प्रेशर एनर्जी है ना, जब दोनों चीजें आएंगे तो नाम लिख दिया करूंगा। प्रेशर बर्नौलीज थ्योरम। देखिए बर्नौलीज थ्योरम इज जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्लूइड, सिंपल। बर्नौलीज थ्योरम इज जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड्स में जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, दैट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज बर्नौलीज थ्योरम। जैसे आपने वर्क एनर्जी इन पावर में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। फ्लूइड में एक एनर्जी और ऐड हो जाती है विच इज प्रेशर एनर्जी। स्टेटमेंट देखो, फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो of an ideal fluid, the total energy जब मैं लिख रहा हूं टोटल एनर्जी, दैट मीन्स सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी per unit volume
remains constant at every cross section throughout the flow. चलिए लिख लीजिए. This is Bernoulli's theorem. Kinetic energy, potential energy, pressure energy per unit volume is constant. इतना लिखिए, फिर इसको डिराइव करना शुरू करते हैं. देखिए, बर्नौली थ्योरम के लिए एक पाइप बना लेते हैं. ये एक पाइप है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये पाइप दिया हुआ है. दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1. यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A2. सो यहाँ से फ्लूइड एंटर कर रहा है. इस एंड पर प्रेशर इज P1. यहाँ से फ्लूइड बाहर जा रहा है. यहाँ जो बाहर निकल गया है फ्लूइड, वो अंदर वाले फ्लूइड को इधर पुश कर रहा है विद अ प्रेशर P2. तो ये प्रेशर इधर फ्लूइड की वेलोसिटी इज V1. यहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी इज V2. ये ग्राउंड है. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो हाइट है दैट्स H1 एंड H2. ये हाइट H1 है और ये हाइट H2. अच्छा, अब कुछ चीजें आप लोग जरा देखकर ऑब्जर्व कीजिए, बताइए मुझे. जब ये फ्लूइड N1 से N2 तक मूव करेगा, तो आपको क्या लगता है, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज करेगी 1 से 2 तक? जब 1 से 2 तक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सिर्फ एक हमजा का गलत है, बाकी सब लोग सही बता रहे हैं. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, मुबशरा इंक्रीज होगी. भाई यहाँ एरिया कम हो गया ना, एरिया कम होने का मतलब है वेलोसिटी बढ़ जाएगी. एरिया कम होने का मतलब है फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी. वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. क्लियर हुआ ना ये? भाई यहाँ एरिया कम हो गया, एरिया कम होने का मतलब है V2 इज ग्रेटर देन V1. अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे, पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा 1 से 2 तक? चेंज होगी, सेम रहेगी? और चेंज होगी तो कैसे चेंज होगी? हर्षित का सही है, रशाद का सही है, साद का गलत, मुबशिरा का सही, स्वालिहा का सही,
शफाज, हुदा, अलीना, हमदा, फातिमा का गलत है। पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी ना, दिख नहीं रहा, हाइट चेंज होगी, इंक्रीज हो जाएगी। 1 से 2 तक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। तो इन एनर्जीज को इंक्रीज करने के लिए कोई तो वर्क डन कर रहा होगा। तो बेसिकली वर्क डन प्रेशर का होगा। प्रेशर जो भी वर्क डन करेगा, उस वर्क डन की वजह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो, प्रेशर का वर्क डन के लिए मुझे फोर्स चाहिए। फोर्स ऑन फ्लूइड at N1 N2। N1 और N2 पर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी, देखो N1 पर फोर्स कितनी होगी, F1। फोर्स आप कैसे लिख सकते हैं, इट्स प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से N2 पर आप फोर्स लिख सकते हैं F2। F2 क्या होगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, इट्स इक्वेशन 2। ये नंबर ऑफ इक्वेशंस बहुत हो। मान लीजिए इस प्रेशर और इस फोर्स की वजह से फ्लूइड यहां से यहां चला गया, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेट्स कॉल दिस डिस्प्लेसमेंट एज डेल्टा x1। यहां से यहां तक जाने में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा x2। बस फोर्सेस के डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखिएगा। इस प्रेशर की वजह से फोर्स यहाँ होगी, ये जो आगे फ्लूइड निकल गया इसे पीछे पुश कर रहा है, ये फोर्स F2 यहाँ होगी। तो मुझे वर्क डन चाहिए। अच्छा, मुझे बता सकते हो कौन सा वर्क डन नेगेटिव होगा, कौन से एंड पर वर्क डन नेगेटिव होगा? तो बड़ी आसान सी डेरिवेशन है, जब 5 मार्कर क्वेश्चन। अब पूरे फ्लूइड में अगर कोई एक चीज आदमी करके जाए तो ये करके जाए। तो वर्क डन कैसे आएगा, ये आएगा P1A1, नहीं, F1D1 लिख देता हूँ, F1 डेल्टा x1, F2 डेल्टा x2। रीजन ये सामिया, फ्लूइड पुल नहीं करता, पुश करता है। आगे जो फ्लूइड निकल गया पीछे वाले को धक्का दे रहा होगा। पानी खींच नहीं सकता दूसरे को, पुश कर सकता है। अगर यहाँ पाइप भरा हुआ है, ये वाला वाटर इस वाले वाटर को पुश करेगा, ये वाला वाटर इसे पुश करेगा, तो जो आगे निकल गया है वो इसको पीछे पुश कर रहा होगा। हम जो भी फोर्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं उसके ऊपर जो इस पाइप के अंदर है, बाहर वाले की वजह से अंदर वाले। तो इसे मैं कह देता हूँ 3। अब आप एक काम कर दीजिए, 1 और 2 को 3 में रख दीजिए। जब आप 1 और 2 को 3 में रख देंगे, 1 और 2 को उठाइए और 3 में रख दीजिए, तो आपका वर्क डन आ जाएगा, इट्स F1 विच इज P1A1 डेल्टा x1, F2 which is P2A2 delta x2। That's equation number 4। अभी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है, इसी को आप वॉल्यूम कहते हैं। P1 इंटू A1 डेल्टा x1, P2 इंटू डेल्टा x2, इसे आप वॉल्यूम कहते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, A1 डेल्टा x1 is delta V1 which is volume of liquid pushed at N1। इसी तरह से एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डेल्टा x2 डेल्टा V2, इसे भी आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पुश्ड एट N2। अगर मैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज कर लूं तो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम तो इक्वल होगा ना, यूजिंग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन
आप लिख सकते हैं जितना एंटर करा उतना बाहर गया होगा, और इसे आप डेल्टा वी लिख दीजिए। तो अगर मैं इसको कुछ नाम दे दूं, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 और इसे मैं 5 कह देता हूँ। थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सी क्लैरिटी आ जाएगी। मैं ऐसे लिख देता हूँ A1 डेल्टा x1 is equal to A2 delta x2 which is equal to delta v. This is equation number 5। तो बस मैंने इतना काम कर दिया कि मैंने 5 को 4 में रख दिया, और जब मैंने 5 को 4 में रख दिया तो वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया, ये था ना वर्क डन P1 A1 डेल्टा x1। बस इसकी जगह भी डेल्टा वी आ जाएगा और इसकी जगह भी डेल्टा वी आ जाएगा। तो ये आया P1A1 डेल्टा वी कॉमन आ गया, ये बच गया P1A1 माइनस पी, सॉरी A1 तो चला गया था, इतना वर्क डन हो गया P1 डेल्टा वी माइनस P2 डेल्टा वी। डेल्टा वी मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, ये बच गया P1 माइनस P2, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक लिखिए, फिर इसके बाद हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। जल्दी से लिख डालो भाई, 1 घंटे आए, 3 टॉपिक्स हैं। बर्नौलीज की 2 एप्लीकेशंस भी हैं, वेंचुरी मीटर और टॉर्सलीज थ्योरम। जल्दी जल्दी लिखो, आज तीनों वाइंड अप करना है। सबने लिखा ये? चलिए इसे लिख लीजिए। सवाल है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। सिलेंडर का वॉल्यूम ऐसे ही निकालते हैं ना, सिलेंडर के एरिया लेते हैं और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस वही यूज किया मैंने। वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ। नेक्स्ट देखिए, अब मुझे बताओ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट है, दैट्स mgh2 minus mgh1 which is mgh2 minus h1, दैट्स इक्वेशन नंबर 7। ऐसी आप फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज देखो। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट क्या होगा? हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 8। कॉमन नॉमन लेने की जरूरत नहीं है, इसी को 7 कहते हैं।
अब देखो, जो भी वर्क डन किया आपने फ्लूइड पर, उस वर्क डन की वजह से हुआ क्या? काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। तो आप ऐसे कह सकते हो, बस यहीं से बस नॉलेज शर्म आ जाएगी। वर्क डन ऑन फ्लूइड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वो चेंज कैसा भी हो, इंक्रीज या डिक्रीज हो, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी लिख लीजिएगा, जरा मैं इसको कंप्लीट कर दूं फिर लिखते रहिएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसे आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 9 हो गई। अब आप सिर्फ इतना काम करो कि 6, 7, 8 को 9 में रख दो। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8, इन तीनों को 9 में रख दीजिए। तो जब आप तीनों को 9 में रख देंगे तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2, वर्क डन आया था, इंटू डेल्टा V। देखिए यहाँ हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था, इस वर्क डन की जस्ट मैंने वैल्यू रख दी, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा। नेक्स्ट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज mgh2 minus mgh1 plus change in kinetic energy which is half m v2 square half m v1 square। सो अब आप एक काम कीजिए, सारी वन, ये हो गया P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V is mgh2 minus mgh1 half mv2 square minus half mv1 square। वन वाली टर्म्स एक साइड ले जाइए, टू वाली टर्म्स एक साइड ले जाइए। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इट्स P1 डेल्टा V प्लस mgh1 प्लस हाफ mv1 स्क्वायर, इट्स P2 डेल्टा V प्लस mgh2 प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। ये देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एट एंड वन, पोटेंशियल एनर्जी एट एंड वन, काइनेटिक एनर्जी एट एंड वन, और ये टोटल एनर्जी एट एंड टू। तो ये आपकी एनर्जी कंजर्व। इसे आप लिख सकते हैं टोटल एनर्जी एट एंड वन एट वन, और इसे आप लिख सकते हैं दिस इज टोटल एनर्जी एट टू। इसे आप लिख सकते हैं दिस इज टोटल एनर्जी एट टू। तो दोनों एनर्जीज इक्वल हो गई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, प्रूफ हो गया। इतना लिखिए, फिर इसे हम और कई फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। चलिए इतना लिख लीजिए। सामी, हम सिर्फ वेलोसिटी नहीं कंपेयर कर रहे ना, हम तो सारी चीजें कंपेयर कर रहे हैं। अगर यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ वेलोसिटी कम है, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है या प्रेशर कम है? हाँ? यहाँ प्रेशर ज्यादा है, इस एंड पर प्रेशर कम है, ताकि सम लेफ्ट का और राइट का सेम आए।
ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए इस पूरे की वैल्यू यहाँ 6 है, इस पूरे की वैल्यू यहाँ 5 है और इस पूरे की वैल्यू यहाँ पर 15 है। तो यहाँ आते आते ये वैल्यू बढ़ गई। मान लीजिए ये 8 हो गया, ये बढ़ गया। मान लीजिए ये 7 हो गया, ये कम हो गया। ये सामिया आया समझ में? चलिए इतना लिखिए, फिर इसको कुछ और फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। भाई हुआ इतना, तो इसकी और फॉर्म्स हैं, अभी उन और फॉर्म्स में भी इसे कन्वर्ट करना है। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, नहीं कर रहा मैं, रब नहीं कर रहा, लिखिए लिखिए। भाई आखिरी 1 मिनट है, जल्दी लिखिए, फिर इसको मैं रब करूँगा। देखिए भाई, अब एक काम करते हैं, ये तो टोटल एनर्जी है, इसको मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूं तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। सो लेट्स डिवाइड 10 बाय डेल्टा वी। हाँ, वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी। तो ये ऐसा आ जाएगा, P1 डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, हाफ mv1 स्क्वायर था, डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। अब मुझे जल्दी से बता दो, मास बाय वॉल्यूम कुछ होता है? mgh1 डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, इट्स P2 डेल्टा वी बाय डेल्टा वी। हाँ जी, कुछ आंसर्स आए हैं जो सही है। हाफ एम v2 स्क्वायर बाय डेल्टा वी प्लस और क्या था, mgh2, हाँ, mgh2 डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। तो भाई मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, यहाँ तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। दिस इज प्रेशर प्लस हाफ मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी into v1 square, mass by volume is density into rho gh1,
वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, इट्स P2, mass by volume is density into V2 square plus mass by volume is density rho g H2। तो ये आ गया आपके पास। भाई बताएंगे ये है क्या, ये पूरी जो टर्म्स है ये क्या है, ये टर्म्स एनर्जी और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब ये है P प्लस हाफ, इसको हम इक्वेशन नंबर 12 कह देते हैं। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, सबसे ज्यादा ये पर यूनिट वॉल्यूम वाली इक्वेशन यूज होती है। चलिए इसे भी लिख लीजिए। भाई वेलोसिटी, ये वी स्क्वायर, अरे वेलोसिटी भाई फ्लूइड की वेलोसिटी है ना। हाँ जी वेलोसिटी है ना, फ्लूइड की वेलोसिटी वी स्क्वायर। इक्वेशन 12 तक हमजा पर यूनिट वॉल्यूम पर ले जाकर छोड़ दें। साथ ये दोनों साइड इक्वल है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट लिखने का मतलब ही है, ये वॉल्यूम है फ्लूइड का वॉल्यूम, जो फ्लूइड यहाँ पाइप से फ्लो कर रहा है ना, आपके पाइप से यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये उस फ्लूइड का वॉल्यूम है। इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका वॉल्यूम। चलिए हो गया। अब इसी में वो आपसे ये भी पूछ लेता है कि एनर्जी पर यूनिट मास कैलकुलेट कीजिए। मुझे बताओगे पर यूनिट मास के लिए कहां से शुरू करेंगे? अगर वो आपसे कह रहा है पर यूनिट मास कैलकुलेट कीजिए तो क्या करेंगे आप यहाँ? हाँ भाई क्या करोगे अगर पर यूनिट मास के लिए कह रहा है वो आपसे? इक्वेशन नंबर 10 को मास से डिवाइड कर देते हैं, बस यही काम करते हैं। इक्वेशन नंबर 10 को मास से डिवाइड कर देते हैं तो एनर्जी पर यूनिट मास आ जाएगी। ये सब एक ही चीजें हैं, बस सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूँ, आप बुक पढ़ेंगे उसमें कई फॉर्म्स मिलेंगी तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये था P1 डेल्टा V डिवाइडेड बाय मास प्लस हाफ mv1 स्क्वायर बाय मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh1 डिवाइडेड बाय मास P2 डेल्टा V बाय मास हाफ mv2 स्क्वायर बाय मास mgh2 डिवाइडेड बाय मास। सो ये आ गया P1 डेल्टा V बाय m इज 1/ρ, ये हाफ v1 स्क्वायर आ गया। दिस इज gh1 P2/ρ हाफ v2 स्क्वायर प्लस gh2।
तो आप ये एनर्जी आ गई आपकी पर यूनिट मास. दिस इज इक्वेशन नंबर 13. दिस इज एनर्जी पर यूनिट मास. जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका मास है. आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज प्रेशर बाय डेंसिटी पी बाय रो प्लस हाफ वी स्क्वायर प्लस जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये एनर्जी पर यूनिट मास मिल गया आपको. चलिए इतना लिख लीजिए. इसे 14 कहते हैं. लेकिन भाई लिख लिया सबने. भाई वो इतना आप लोगों ने लिखा. रब करूं से. देखिए इसके बाद अगर मैं डिवाइड कर दूं इक्वेशन नंबर 3 को 13 को, अगर मैं जी से डिवाइड कर देता हूं इसको, 14 को, सॉरी 14, 13 या 14 एक ही बात है. मैं 14 को डिवाइड कर देता हूं. 13 लूंगा ना, लंबा लिखना पड़ेगा. सो इट्स पी बाय रो प्लस हाफ वी स्क्वायर बाय जी प्लस जी एच बाई जी.
कांस्टेंट बाय जी। तो ये आ जाएगा पी, अब देखो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। सो इट्स पी बाय रो जी प्लस हाफ वी स्क्वायर बाय जी प्लस एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए इसकी डायमेंशंस लेंथ की होती हैं। डायमेंशनल एनालिसिस में आपने पढ़ा था लेंथ के साथ आप सिर्फ उस चीज को ऐड कर सकते हैं जिसकी यूनिट लेंथ की हो। लेंथ के साथ लेंथ ही ऐड होगा, लेंथ के साथ वॉल्यूम ऐड नहीं हो सकता। तो अगर ये लेंथ है तो इसकी भी यूनिट लेंथ की रही होगी, इसकी भी यूनिट लेंथ की होगी। इसे कहते हैं प्रेशर हेड कहते हैं इस टर्म को। हेड नाम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हेड हाइट को शो करता है और हाइट की लेंथ यूनिट इज मीटर। हाइट इज लेंथ और ये भी लेंथ है, ये पूरा। इसे वेलोसिटी हेड कहते हैं। हेड लिखने का रीजन सिर्फ इतना है कि इसकी यूनिट लेंथ की होगी। लेंथ को हाइट से कह सकते हैं, हाइट को हेड से रिप्रेजेंट कर। जी कांस्टेंट। सामिया, अगर आप कांस्टेंट को जी से डिवाइड करेंगे तो एक और कांस्टेंट आएगा ना, उससे मैंने कांस्टेंट कह दिया। ऐसे कांस्टेंट लिखने का मतलब होता है इक्वेशंस में कि P1 बाय रो जी लेफ्ट और राइट वाली टर्म्स इक्वल है। V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस H1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस H2। ये मतलब होता है कांस्टेंट लिखने का कि जो लेफ्ट में है वही राइट में है बराबर। चलिए नेक्स्ट देखिए। लिख लिया सबने? हाँ राइट। डेरिवेशन इक्वेशन 10 पर खत्म होगी, लेकिन अब अगर वो कह रहे हैं ना बर्नौलीज डिराइव करने के लिए, तो यहां तक जरूर करिएगा, 12 तक। हालांकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो 10th पर ही आ गया था, बट ज्यादातर बुक्स यहां तक देती हैं और कई लोग पूछ लेते हैं। लिख लीजिए इतना। मैं नहीं रब कर रहा, आप लिख लीजिए, उसके बाद रब करता हूँ।
चलिए नेक्स्ट देखिए। अब एक चीज और देखिएगा इसमें, वो कभी कभी कहता है हॉरिजॉन्टल फ्लो। अक्सर क्वेश्चंस आएंगे हॉरिजॉन्टल फ्लो के ऊपर। तो जरा समझिए हॉरिजॉन्टल फ्लो का मतलब क्या है। अक्सर क्वेश्चंस दे देता है वो हॉरिजॉन्टल फ्लो के ऊपर। हॉरिजॉन्टल फ्लो का मतलब है कि जो पाइप है ना उसके दोनों एंड सेम हाइट पर है, H1 इज इक्वल टू H2। So it's P plus half rho V square plus rho GH is equal to constant. Plus rho GH1, इसको ऐसे लिखते हैं ना, P2 plus half rho V2 square plus rho GH2। हॉरिजॉन्टल फ्लो में हाइट सेम है, दोनों साइड कैंसिल कर देगा। तो आप इसे सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, इट्स P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हैं, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। लिख लीजिए, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। ये हॉरिजॉन्टल, देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी जगह वेलोसिटी ज्यादा है तो वहां प्रेशर कम होगा। अगर किसी जगह वेलोसिटी कम है फ्लूइड की तो वहां फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा होगा, ताकि सम कांस्टेंट हो। इसकी बहुत एप्लीकेशंस है, सिर्फ ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसकी कई एप्लीकेशंस हैं आपके सिलेबस में। बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आती हैं इसकी। जैसे एक एप्लीकेशन है एटमाइजर और स्प्रे पंप। स्प्रे पंप इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। एटमाइजर का मतलब है स्प्रे पंप, ये जो आपका परफ्यूम होता है, परफ्यूम की बॉटल पंप की तरह काम करती है। दैट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल ओनली, कि आप बेसिकली जब प्रेस करते हो तो आप एक जगह वेलोसिटी बढ़ा देते हो जहां से प्रेशर कम हो जाता है, लिक्विड बाहर आ जाता है। एटमाइ इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एटमाइजर के बाद एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाद नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद एक और था ब्लोइंग ऑफ रूफ। पता है, झोपड़ियों की छतें उड़ जाती हैं, बाकी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, वो भी इसी की प्रोसेस। स्पिनिंग ऑफ बॉल। क्रिकेट बॉल जो स्पिन होती है, उस भी ये सब एप्लीकेशंस हैं इसी की। तो इसको तो मैं ऐसे करूंगा, पीडीएफ शेयर करूंगा और वहीं से समझा दूंगा, तो लिखने से मैं बच जाऊंगा। इतना लिख लीजिए, बट याद रखिएगा चारों में ये इक्वेशन है, तो जब भी इन चारों में से कुछ भी आएगा ये इक्वेशन आपको लिख कर आनी है, चारों हॉरिजॉन्टल फ्लो पर बेस्ड।
ये लिख लिया आप लोगों ने इतना? चलिए एक बेसिक सा न्यूमेरिकल कीजिए इसके ऊपर, फिर उसके बाद हम और एप्लीकेशंस पर आएंगे, वेंचुरी मीटर वगैरह हम डिस्कस करेंगे। पहले एक दो एप्लीकेशंस इसकी मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाइए। चलिए इसे ट्राई आप पहले करेंगे, फिर मैं सॉल्व करूंगा। ये सारा जितना भी आपने बर्नौलीज कॉन्टिन्यूटी पढ़ा है सब यूज कर लेगा। Water is flowing through two horizontal pipes of different diameter which are connected together. In the first pipe, the speed of water is 4 meter per second. And pressure is 2 into 10 raised power 4 Newton per meter square. Calculate speed and pressure of water in second pipe. Diameters are 2 centimeter and 4 centimeter. So क्वेश्चन ऐसा है कि आपको दो पाइप दिए हुए हैं। तो ये आपको पाइप दिया है, एक तरफ से डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, दूसरी तरफ से डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। हॉरिजॉन्टल पाइप्स हैं, दैट मीन्स हाइट सेम। यहाँ स्पीड है वाटर की 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ प्रेशर है इट्स 2 into 10 raised to the power 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ आपको वेलोसिटी चाहिए, यहाँ आपको प्रेशर चाहिए। चलिए करिए, करिए भी सॉल्व करिए। करिए सॉल्व करिए, मुझे बताइए कितना आ रहा है। V2 कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा।
जी सामिया, डेंसिटी वाटर के लिए। हर्षद कभी ये तो देखा करो कि मैंने क्वेश्चन की न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज नहीं कर दी कहीं, है ना? आपने जो सॉल्व करा है, आपने क्या डायमीटर लेकर सॉल्व करा है? अच्छा, चलिए चेक करते हैं एक बार। और आए किसी का आंसर? देखते हैं हर्षद अभी। उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुमने डाया भी लिया उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल हो जाता है। चलिए साथ अभी चेक करते हैं। करिए करिए, सॉल्व करिए पहले, देखिए चलिए। नहीं हो रहा तो बता रहा हूँ, पहले कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगा कर ना V2 कैलकुलेट करो। डायमीटर दिया है ना, यहाँ से रेडियस ले लो A1, एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, V2 निकाल। चलो बताओ मुझे V2 कितना आ रहा है? भाई हो गया ना? ठीक है हमजा। चलिए सुनिए जरा, देखिए। पहले क्वांटिटी इक्वेशन लगाते हैं ना, साथ में ही सॉल्व कर लेते हैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। नहीं, कायनात गड़बड़ है। A1 को आप लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर V1। A2 हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर V2। पाई से पाई कैंसिल हो गया। रेडियस को आप लिख सकते हैं डायमीटर बाई 2। It's D2 by 2 square multiplied by V2. This 2 will cancel 2. We have D1 square V1 is equal to D2 square V2. So V2 आ जाएगा, it's D1 square by D2 square into V1। बस एक मिनट रशादा, मैं कैलकुलेट कर लूँ फिर बताता हूँ क्या सही। So your V2 is D1 is 2 square, D2 is 4 square,
V1 कितना था? V1 इज 4। देखिए सेंटीमीटर है, मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा क्योंकि जब आप रेशियो लोगे तो कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल हो जाता है। तो ये आ गया 4, ये आ गया 16, ये आ गया 4, तो ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। कि जो V2 होगा दैट V2 इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये रशाद का सही आ रहा था, हर्षित का सही था। सबसे पहले हर्षित का आया था, फिर हमजा का भी सही था। बस भाई ये क्लियर हुआ। और प्रेशर शायद अब तक किसी का भी सही नहीं आया। हमदा आपको क्या हो गया, बिल्कुल आंसर्स नहीं आते। प्रेशर, हाँ अब सही है। हमदा का प्रेशर सही आ रहा है, सामिया का प्रेशर गलत है। भाई प्रेशर कैलकुलेट कीजिए, प्रेशर के लिए आप यूज कीजिए P1 प्लस, खुदा अगर वेलोसिटी गलत है तो प्रेशर भी गलत आएगा। P1 प्लस ½ रो V1 स्क्वायर, इट्स P2 प्लस ½ रो V2 स्क्वायर। अच्छा वेलोसिटी सही है आपकी। खुदा ने क्या भेजा था। चलो प्रेशर कैलकुलेट करके दिखाओ। ओके ओके ओके, चलो 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 प्रेशर कैलकुलेट करके दिखाओ, P2 कितना आ रहा है। सामिया रेट, अरे क्वांटिटी इक्वेशन में तो वेलोसिटी है ना, AV रेट ऑफ फ्लो, एरिया इनटू वेलोसिटी इज रेट ऑफ फ्लो। देखिए कहाँ गया। तो ये A इंटू वी जो है ना दैट्स वॉल्यूम पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी है। V1 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, V2 से जाए, तभी तो मैं बता रहा था कि जिस साइड से एरिया और वेलोसिटी एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे P1 V1 तो नहीं होता साथ, A1 V1 होता है। P1 V1 कहाँ था कॉन्टिन्यूटी में, A1 V1 इज A2 V2। अगर मैं प्रेशर लूं, 1 पॉइंट पर प्रेशर था 2 × 10⁻⁴ प्लस इट्स हाफ इंटू डेंसिटी इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, एंड 1 पर वेलोसिटी कितनी है 4, इट्स P2 × 1000। 2 पर वेलोसिटी कितनी है 1 स्क्वायर, 20,000 प्लस 8,000 P2 प्लस 500, 27,500 पास्कल्स। सब्ट्रैक्ट कर देना, ये 28 - 500, 27,500, इतना पास्कल प्रेशर।
हर्षित मैं थोड़ा कंफ्यूज था। मुझे कुछ और लग रहा था, ये कुछ और आना चाहिए। चलिए भाई, इसको आज यहीं छोड़ते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। तो ये बर्नौलीज खत्म हुई, अब बर्नौलीज की कुछ एप्लीकेशंस हैं और सरफेस टेंशन कल खत्म करेंगे।